हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय पासा पलट गया को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और साथ ही साथ उसके मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को बिना किसी देरी के हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय 7, पासा पलट गया यानी बाजी पलट गई। पाठ परिचय या पाठ ज्ञान से हमें पता चलता है कि ये कहानी जो है, ये पाठ जो है एक रोचक अध्याय है जो कि चित्रकथा के माध्यम से बताया गया है। इसकी सीख है, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उस किसान के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम बाबूलाल था और छोटे बेटे का नाम श्यामलाल था। वह दोनों पुत्रों को एक समान प्यार करता था, यानी ऐसा नहीं था कि किसी एक बेटे को ज्यादा प्यार करता है, किसी को कम नहीं। वो दोनों बेटों को एक साथ ही एक जैसा प्यार करता था। एक दिन किसान ने अपने मरने से पहले दोनों बेटों को बुलाकर कहा कि मेरे मरने के बाद तुम लोग मिलजुल कर रहना, यदि मैं मर जाऊं तो मिलजुल कर रहना। संपत्ति के नाम पर यानी जायदाद के नाम पर मेरे पास जो कुछ है उस पर तुम दोनों का बराबर अधिकार है, बराबर हक है। इतना कहकर किसान ने अपने प्राण त्याग लिए, यानी किसान की मृत्यु हो गई। किसान संपत्ति के नाम पर एक गाय, एक नारियल का पेड़ और एक चादर छोड़कर गया था, जिसे श्यामलाल किसी तरफ हड़पना चाहता था, यानी वो चाहता था कि वे किसी भी तरीके से इन सब चीजों को हासिल कर लो। बाबूलाल सरल स्वभाव का व्यक्ति था, यानी वो सीधा था। इसी बात का फायदा उठाने की नीयत से एक दिन श्यामलाल ने कहा, नीयत यानी इरादा, भैया मरने से पहले पिताजी ने कहा था कि उसके पास जो कुछ है उस पर दोनों का हक बराबर है, यानी दोनों का अधिकार बराबर है, ऐसा नहीं किसी का कम या ज्यादा। इसीलिए आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। इस पर बड़े भाई ने कहा, ठीक कहते हो, लेकिन पिताजी ने यह भी तो कहा था कि तुम दोनों मिलकर रहना। श्यामलाल ने इस पर झल्ला कर कहा कि मुझे मिलजुल कर नहीं रहना, आप मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। उसने कहा कि ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। इस पर बाबूलाल भी बंटवारे के लिए राजी हो गया। श्यामलाल बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि भैया तुम बड़े हो, इसीलिए मैं तुम्हें गाय का मुंह वाला भाग देता हूँ। क्या देता हूँ? जिस यहाँ से गाय चारा खाती है वो वाला हिस्सा, मुंह वाला हिस्सा मैं तुमको देता हूँ, क्योंकि गाय का मुंह वाला भाग ही सबसे अच्छा होता है। लोग इसके माथे पर तिलक लगाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। बड़ा भाई कहता है, चलो ठीक है, मुझे मंजूर है। अब इसमें श्यामलाल की चालाकी है, यानी चारा खिलाएं बड़े भैया, क्योंकि मुख से गाय चारा खाती है और जो थन होते हैं जहां से गाय दूध देती है वो उसके पिछले हिस्से में होते हैं, अतः यहाँ पे उसमें चालाकी चली। अब फिर वो कहता है, गाय के बंटवारे के बाद श्यामलाल ने नारियल के पेड़ का बंटवारा भी बड़ा चालाकी से किया। उसने बाबूलाल से कहा कि भैया नारियल पेड़ पर चढ़ना, नारियल का पेड़ ऊंचा है, ऊपर चढ़ने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपका छोटा भाई हूं, इस कारण मैं ऊपर का भाग ले लेता हूं, आप नीचे का भाग ले लीजिए। यानी जब नारियल के फल लगेंगे तो वो हिस्सा मेरा और पानी और खाद लगाने का हिस्सा आपका। इस पर भी वो तैयार हो गया, चलो यह भी मुझे मंजूर है। अब बारी थी चादर की बंटवारे की। श्यामलाल ने कुटिल बुद्धि से कहा, यानी चालाक बुद्धि से, दुष्ट बुद्धि से कहा, भैया चादर दिन में आप रख लिया करना और रात को उसकी रखवाली मैं करूंगा, यानी जो चादर है उसे दिन में तुम रखना और रात को चादर मैं रखूंगा। उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन बाबूलाल प्रतिदिन गाय को चारा खिलाता था और दूध श्यामलाल लेता था, क्योंकि उसके हिस्से में आगे वाला हिस्सा था, तो चारा खिलाना उसकी ड्यूटी थी और दूध लेना दूसरे का हिस्सा था। पेड़ में पानी सींचता, खाद डालता बाबूलाल और
फल खाता था श्यामलाल। इसी प्रकार दिन भर चादर बाबूलाल रखता और रात को श्यामलाल उसे ओढ़कर आराम से सो जाया करता था और अपने मन में बड़ा खुश हो रहा था कि वाह भाई वाह, मेरी तो किस्मत जग गई। इनके पड़ोस में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जो यह सब देख रहा था। उसने देखा कि बाबूलाल रोजाना या दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है और श्यामलाल मोटा हो रहा है। एक दिन उसने बाबूलाल को बुलाया और उसे श्यामलाल की चालाकी के बारे में समझाया और उसे कुछ उपाय भी उसने बताए। अगले दिन की बात है कि सुबह के समय श्यामलाल गाय का दूध निकाल रहा था। इतने में बाबूलाल वहां पर पहुंचा और गाय के मुंह पर जोर जोर से डंडा मारने लगा। गाय बिदक कर यानी गाय उछल कर श्यामलाल के मुंह पर लात मार देती है। श्यामलाल किसी तरह से संभल कर उठा और उसने अपने भैया से कहा, भैया तुमने यह क्या किया, गाय को क्यों मारा? इस पर बाबूलाल ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब, गाय का मुंह वाला हिस्सा तो मेरा है, मैं उस पर डंडा मारूं या फिर उस पर तिलक लगाऊं, वो तो मेरी मर्जी, मैं अपने हिस्से का कुछ भी करूं। उसी दिन दोपहर में श्यामलाल नारियल तोड़ने के लिए चढ़ा। जैसे ही वह चढ़ा, बाबूलाल कुल्हाड़ी लेकर आया और पेड़ की जड़ों को काटने लग गया। श्यामलाल पेड़ से ही चिल्लाकर बोला, बड़े भाई यह क्या कर रहे हो, इस पेड़ पर मैं चढ़ा हूं और आप इसे काट रहे हैं। इस पर बाबूलाल ने कहा, वृक्ष की जड़ वाला हिस्सा तो मेरा है, अब उस जड़ वाले हिस्से को चाहे मैं काटूं या उसकी पूजा करूं, तुम्हें उससे क्या मतलब है। इसी तरह बाबूलाल ने दिन ढलते ही चादर को पानी में भिगो दिया। रात को जब श्यामलाल चादर लेने के लिए आया तो वो चादर गीली थी। श्यामलाल गुस्से से चिल्लाया, यह आपने क्या किया? उसने कहा, बाबूलाल ने, कि दिन में चादर के मालिक तुम हो, दिन में चादर का मालिक मैं हूं और रात्रि में चादर का मालिक तुम हो। अब दिन में मैं उस चादर के साथ कुछ भी करूं, उससे तुम्हें क्या मतलब, भिगो या फिर उसे ओढ़ो। श्यामलाल को समझ आ गया था कि उसकी चालाकी अब नहीं चलेगी। उसने बाबूलाल के पैरों में गिरकर अपनी गलती को मान लिया, अपनी गलती स्वीकार कर ली और बोला, भैया मैं स्वार्थ में अंधा हो गया था, मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, आप कृपया करके मुझे क्षमा कर दें। सरल और सच्चे स्वभाव वाले बाबूलाल ने अपने छोटे भाई को उठाकर सीने से लगा लिया और उसे माफ कर दिया। श्यामलाल फूट फूट कर रोने लगा और बोला, भैया पिताजी के कहे अनुसार जब हम दोनों एक साथ मिलजुल कर ही रहेंगे, अब वो क्या कहता है कि पिताजी ने जो हमें सीख दी थी कि हमें दोनों को मिलकर रहना है, हम उसी तरीके से एक साथ मिलकर के रहेंगे। तो देखा, हमारे साथ जो जैसा व्यवहार करता है हमें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय आज यही समाप्त होता है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।